जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। सुरक्षा बल को अनंतनाग के गांव में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उस गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अभी वहां आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। वहीं पुलवामा में भी सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जहां अब आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें, दरअसल मुठभेड़ में 2 आतंकियों के ढेर होने की खबर मिल रही है। कुछ और आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं और इसीलिए अभी पूरे इलाके को घेरा गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। बड़ी खबर इस वक्त की। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी कोई और आतंकी छिपे हो सकते हैं? देखिए अर्पिता, जो अनंतनाग वाला ऑपरेशन है वहाँ पे 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। हो सकता है कुछ और मिलिटेंट भी वहाँ पे हों, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। ये कुलगाम और अनंतनाग के बीच में पड़ता है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का पड़ता है, लेकिन रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ये अनंतनाग में पड़ता है। वहाँ पे कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन रात के दौरान ही शुरू किया गया था और उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ और जो इनिशियल फायरिंग हुई उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी आइडेंटिफिकेशन एसेटेंड की जा रही है, लेकिन त्राल का जो ऑपरेशन है वहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्ली कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन अभी भी वहां पर भी ऑपरेशन और सर्च जो है वो लगातार जारी है और तलाशी वहां पे की जा रही है। लेकिन उसके साथ में ही शुपाया में अभी एक मिलिटेंट के गिरफ्तार होने की खबर आ रही है। वहां पे रिसेंटली एक मिलिटेंट ने ज्वाइन किया था, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, और शुपियान डिस्ट्रिक्ट में उसको पुलिस और बाकी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। तो 3 जो इंफॉर्मेशन हैं ये साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो कुल मिलाकर पिछले 7 दिनों में 16 मिलिटेंट मारे गए हैं साउथ कश्मीर में, जिसमें शुपाया में 3 एनकाउंटर हुए थे और 14 मिलिटेंट मारे गए थे। और आज जो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर जारी है वहां पे 2 मिलिटेंट मारे गए। सीजफायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को भारत की फौज ने करारा जवाब दिया। सरहद पर पाकिस्तान के हमलावर रुख के जवाब में भारत ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और सरहद पर तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी भी ऐसी कि पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गईं। बारामूला में भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में सरहद के दूसरी तरफ हुई तबाही साफ दिखी। कई जगहों से एक साथ धुआं उठता हुआ दिखा। इसके बावजूद भारतीय फौज के हमले बंद नहीं हुए। यानी पाकिस्तान को उसी के लहजे में ऐसा जवाब दिया गया कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। आर्मी सूत्रों का कहना है कि लगभग 10 के करीब पोस्टें हैं जो पाकिस्तान की, जो भिम्बर, समानी, तत्तापानी, जो नशारा के उस पार का इलाका है, जहाँ पर मेंढर के उस पार का इलाका जो पीओके का है, वहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। सरहद पर फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराने वाले पाकिस्तान को भारतीय फौज ने इन हमलों से बुरी तरह हिलाकर रख दिया। नौबत यह आ गई कि पीओके की मस्जिदों से पाकिस्तान को अपील करनी पड़ी कि गोलीबारी बंद की जाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में 10 जगहों पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की। पाकिस्तान ने गोलीबारी भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर की, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यहाँ फायरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। हम फायरिंग हो रही है जब से हम यहाँ पे छुपे हुए, हमें कोई रहने की जगह नहीं है। हमारे मकान के करीबन 300 मीटर पीछे जो फायरिंग हो रही है, हम डर के हमारे एक कच्चे मकान के अंदर छुपे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें खतरा है, पास ही बस शेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। कर्नाटक के हावेरी जिले में बैलगाड़ियों की एक रेस हुई, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ इस रेस में जुटी, जिनमें किसी को कोरोना वायरस या उससे जुड़ी कोई सावधानी याद नहीं रही। और वीडियो को देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे ये वीडियो ही कोरोना संकट से पहले का है। मतलब न किसी का चेहरा ढका हुआ, न कोई मास्क, न कोई दस्ताना, न कोई दूरी, और भीड़ ऐसी जैसे शायद महीनों से कहीं न देखी हो। कर्नाटक के हावेरी जिले में हुई बैलगाड़ियों की ये रेस हर साल करवाई जाती है और कोरोना के खतरे के बावजूद इस साल भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सड़कों पर दम लगाकर दौड़ती बैलगाड़ियां, बैलगाड़ियों के साथ पूरे जोश के साथ दौड़ते लोग, रोमांचक खेल को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ी भीड़, और सब कोरोना वायरस से पूरी तरह बेपरवाह। यहां तक कि साथ की इमारतों की छतों पर भी लोग भीड़ लगाकर जमा हो गए। ऐसी भीड़ की दूरी तो छोड़िए, लोगों के बीच रुमाल तक रखने की जगह न बचे। खेल देखने वालों में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। ऐसा भी नहीं है कि कर्नाटक कोरोना के खतरे से बाहर हो गया हो। कर्नाटक में 6000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। The safety, honor and welfare of your country
देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए की पासिंग आउट परेड ही आप देख रहे हैं, तस्वीरों में हो रही है। परेड में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी शामिल हैं। 423 कैडेट्स पासिंग आउट परेड में हिस्सा ले रहे हैं। आईएमए की पासिंग आउट परेड पर भी इस बार कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। सभी अफसरों ने, हालांकि आप तस्वीरों में देख पाएंगे, मास्क लगाए हुए आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। सेना प्रमुख नरवणे हालांकि परेड में मौजूद हैं और आप देखेंगे कोरोना का असर इस परेड में भी आपको साफ नजर आएगा। चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ये पासिंग आउट परेड की गई है। तो आपको बता दें, परेड में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी शामिल हैं। 423 कैडेट्स पासिंग आउट परेड में हिस्सा ले रहे हैं। आईएमए की पासिंग आउट परेड पर भी इस बार कोरोना का असर आप देख रहे हैं। चेहरे पर मास्क लगाए ये कैडेट्स आगे की तरफ बढ़ते हुए, सभी अफसरों ने हालांकि मास्क लगाया है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है, उसका पालन किया गया है। तो आईएमए देहरादून में आप देख रहे हैं ये परेड। एकेडमी यानी आईएमए की ये पासिंग आउट परेड हो रही है इस वक्त देहरादून में। परेड में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी शामिल हैं। 430 कैडेट्स पासिंग आउट में हिस्सा ले रहे हैं। आईएमए की पासिंग आउट परेड पर भी इस बार आप कोरोना का असर देखेंगे साफ तौर पर। चेहरे पर मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है और इसी के साथ ये परेड की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी से जुड़े 2 मजदूर संगठनों की तनातनी की वजह से वहां कुछ देर के लिए हालात बेकाबू हो गए। एक मजदूर संगठन ने दूसरे पर आरोप लगाया कि वो बाहर से मजदूर लाकर वहां की फैक्ट्रियों में काम करवा रहा है, जिससे वहां के मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। और इसी बात को मुद्दा बनाते हुए आरोप लगाने वाले मजदूर संगठन के कई लोग एक फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। वहां पहले से भारी पुलिस बल मौजूद था, लेकिन पुलिस वालों को पीछे धकेलते हुए सभी लोग फैक्ट्री के गेट तक पहुंच गए। गेट पर पहुंचने के बाद भी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पुलिस की बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने गेट को तोड़ने की कोशिश की। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी जमीन पर बैठकर हंगामा करते रहे। काफी देर की कोशिश के बाद भी गेट नहीं टूटा तो लोग पीछे हट गए। इसके बाद पुलिस ने फिर से मोर्चा संभाला और लोगों को वहां से दूर किया। इससे पहले इस मजदूर संगठन के सभी लोगों ने दूसरे मजदूर संगठन के खिलाफ काफी देर तक नारेबाजी भी की। टीएमसी से जुड़े 2 मजदूर संगठनों की तनातनी की वजह से वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा और कुछ देर बाद इस हंगामे ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। दूसरे संगठन पर आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ में शामिल कुछ लोग हाथों में डंडे लिए भी नजर आए। ये लोग दूसरे संगठन के लोगों से भिड़ने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और लाठीचार्ज करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज के बावजूद कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक नहीं चली। इस हंगामे के बाद वहां कई साइकिलें सड़क पर गिरी नजर आई और सड़क किनारे लगे कुछ गमले भी टूटे दिखे।
भारत की जवाबी कार्रवाई की वजह से कई पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। भारतीय सेना ने पीओके की लिपा वैली, नीलम वैली, हाजीपीर और कोटली में सीजफायर उल्लंघन का करारा जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि पीओके में सीमा के पास के इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। पाकिस्तानी सैनिक जो है वो अपनी पोस्ट छोड़कर भागे हैं क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन हो रहा था और इसी का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सैनिक जब देने पर आए तो ऐसे में पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी चौकियां छोड़कर भागना पड़ा। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर जल्द हालात सुधरने के आसार नहीं दिख रहे क्योंकि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी दो टूक कह दिया कि केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही दिल्ली से यूपी में आने की इजाजत दी जाएगी। जिसकी बड़ी वजह यह है कि दिल्ली में कोरोना के मरीज गाजियाबाद और नोएडा से कहीं ज्यादा हैं। इसीलिए दिल्ली से यूपी में आने की कोशिश कर रहे लोगों की सख्त चेकिंग जारी है। बिना पास के किसी को भी यूपी में दाखिल होने नहीं दिया गया। इसीलिए दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। अब बॉर्डर पर हर किसी का इमरजेंसी पास यानी मूवमेंट पास देखा जा रहा है और पास दिखाने पर ही सभी को गाजियाबाद में एंट्री दी जा रही है। ऐसा ही हाल कई दिन से दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर भी बना हुआ है। यूपी पुलिस के जवान हर गाड़ी को रोककर उससे पास मांगते रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम लंबा होता चला गया। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यूपी पुलिस सख्त है और उसकी वजह से जो है लंबा जाम, कैमरे की लेंस जहां तक जाएगी केवल आपको जाम ही जाम, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, गाड़ियां ही गाड़ियां ही आपको दिखेंगी। अनलॉक 1 के दौरान काम धंधे शुरू होने के बाद से दिल्ली से यूपी में दाखिल होने की कोशिश करने वालों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है, जबकि लगातार पुलिस वाले बिना पास वाले लोगों को बॉर्डर से लौटा रहे हैं। इसीलिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों से कॉमन पास जारी करने को कहा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोर्ट में साफ कर दिया कि दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए यूपी में एंट्री नहीं खोली जाएगी, बल्कि केवल जरूरी सेवाओं यानी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों या खाने पीने का सामान लाने वालों को ही दिल्ली से यूपी में आने की इजाजत दी जाएगी। कोर्ट में यूपी सरकार ने बताया कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की गिनती गाजियाबाद और नोएडा के मुकाबले कई गुना ज्यादा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की तरफ से यह साफ किया गया कि दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं को खोल दिया गया है और किसी के आने जाने पर अब वहां कोई रोक नहीं। देश में कोरोना का केंद्र बन चुके महाराष्ट्र की हालत हर दिन खराब होते जा रही है। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,493 नए मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 127 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के कुल कोरोना मरीजों के आंकड़े में आधे से अधिक केस सिर्फ मुंबई से हैं। मुंबई में कोरोना के कुल मामले 55,000 के पार हो चुके हैं। देश की आर्थिक राजधानी में मौत का आंकड़ा 2,000 को पार कर गया है। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे महाविकास अघाड़ी में लॉकडाउन पर मतभेद सामने आ गए हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना ने भी राज्य में लॉकडाउन लगाने से इनकार किया था और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लोगों से सभी नियमों का पालन करने और फिर से लॉकडाउन लागू नहीं करने की जानकारी दी थी, जिसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए लोगों से सरकार का साथ देने की अपील की थी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक है कि भाई सब लोगों ने अनुशासन से रहना चाहिए और गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री असलम शेख ने शिवसेना से अलग रुख अपनाया और नियमों का पालन नहीं होने पर लॉकडाउन लगाने का दावा कर दिया। तभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं और जहां हमें लगा कि वहां पे हकीकत में पालन नहीं हो पा रहा है तो ऐसी जगह पे फिर लॉकडाउन करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। स्विट्जरलैंड में हालात सुधरते ही जिनेवा के मशहूर फव्वारे को भी चालू कर दिया गया। वहां के एक झील में बना ये फव्वारा लॉकडाउन लागू होने के बाद ही बंद कर दिया गया था, जिसे करीब 3 महीने बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इस फव्वारे से पानी की एक तेज धार निकलती नजर आई। ये धार तेजी से ऊपर की तरफ उठने लगी और जल्द ही फव्वारा अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच गया। इस मौके पर WHO के महानिदेशक TA घेब्रियेसस भी वहां मौजूद रहे। Today is a celebration of Geneva's success, but the fight is not over.
करीब 140 मीटर की ऊंचाई तक जाने वाला ये फव्वारा सैलानियों के बीच काफी मशहूर है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से इसे पिछले 20 मार्च को ही बंद कर दिया गया था। पंजाब में यात्री नहीं मिलने से परेशान टैक्सी ड्राइवरों ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई। कोरोना वायरस के डर की वजह से लोग टैक्सी में सफर करने से बच रहे हैं। यही वजह रही कि लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद भी इन लोगों के पास काम नहीं है। यात्री नहीं मिलने से मोहाली के एक टैक्सी स्टैंड पर कई गाड़ियां खड़ी दिखाई दी और ड्राइवर यात्रियों के इंतजार में खाली बैठे रहने को मजबूर दिखे। यहाँ पर आप देखिए तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो खाली खड़ी हैं, कोई बुकिंग नहीं है। जो भी लोग एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले लॉकडाउन और अब काम नहीं मिलने से परेशान टैक्सी ड्राइवरों के लिए गाड़ी की किस्त चुकाना भी मुश्किल हो गया। जो गाड़ियाँ इनकी इंस्टॉलमेंट वगैरह बैंक कह रहे उसे डबल ब्याज लगाएंगे, कहाँ से देगा बंदा। परेशान टैक्सी ड्राइवरों ने पंजाब सरकार से भी मदद की गुहार लगाई। केजरीवाल सरकार ने देखिए दिल्ली में किया ड्राइवरों का, तो पंजाब सरकार को भी चाहिए ना, यहाँ के भी ड्राइवर हैं, कुछ उनकी भी सुना जाए। अकाली दल ने भी राज्य सरकार से परेशान टैक्सी ड्राइवरों की मदद करने और रोड टैक्स माफ करने की अपील की। ड्राइवਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 रुपया महीना मदद जरूर करनी पड़ती। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड टूट गया। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2137 मरीज बढ़े, जिसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस की कुल मरीजों की संख्या 36,824 हो चुकी है। जबकि पिछले 24 घंटे में 71 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई। कोरोना से एक दिन में मरने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना से दिल्ली में अब तक 1214 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना के मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 667 मरीजों का इलाज हुआ, जिन्हें डिस्चार्ज भी किया गया। लेकिन दिल्ली में अब तक 13,398 कोरोना वायरस के मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना महामारी की वजह से टीम इंडिया की 2 सीरीज रद्द कर दी गई। बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी दी कि कोरोना की वजह से टीम इंडिया का श्रीलंका और जिम्बाब्वे दौरा रद्द किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम को 24 जून से श्रीलंका के साथ 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी थी, जो कि रद्द की जा चुकी है। इसके अलावा जिम्बाब्वे का दौरा 22 अगस्त से शुरू होना था और उसके साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी थी। बीसीसीआई ने बताया कि वो खिलाड़ियों को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए दोनों सीरीज रद्द करने का फैसला लिया। एक वीडियो में इरफान पठान एक्टिंग करते नजर आए। घर में समय बिता रहे इरफान पठान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक डायलॉग पर एक्टिंग करते नजर आए। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में लॉकडाउन बढ़ाने से इनकार कर दिया। नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। दिल्ली के पहाड़गंज में पुलिस ने लॉकडाउन में कूड़ा उठाने के बहाने कई होटलों से कीमती सामान चुराने के मामले में कई आरोपियों को पकड़ा। लॉकडाउन के दौरान जब ये गेस्ट हाउसेस बंद थे तो एक गैंग ने धीरे धीरे 5-6 दिनों के अंतराल में तकरीबन 26 टीवी इन दोनों गेस्ट हाउस से चुराए थे। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने शराब की दुकानें खोलने के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। दावा है कि राजस्थान के बाड़मेर में पानी की तलाश में एक रिहायशी इलाके में पहुंचे ऊंट ने पानी न मिलने पर दम तोड़ दिया। सरकार से ये हमारी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी अब पूरे बायतू सहित पूरे बाड़मेर जिले में अब गर्मियों की सीजन के चलते पानी की पुख्ता इंतजाम करे। राहुल गांधी के एक बयान के बाद देश में फिर असहिष्णुता पर बहस छिड़ गई। पूर्व अमेरिकी राजदूत प्रोफेसर निकोलस बर्न्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई एक बातचीत में राहुल गांधी ने यह बयान दिया। Don't see that level of tolerance that I used to see. I don't see it in the United States and I don't see it in India. इसी बातचीत में राहुल गांधी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर तीखा हमला किया। राहुल ने राष्ट्रवादी शब्द को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। So you divide Hindus and Muslims and Sikhs in India, you're weakening the structure of the country. But then the same people who weaken the structure of the country say that they're the nationalists. लेकिन अपने इस बयान के बाद राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी ने मांग की कि राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। अमेरिका में जो नस्ल के नाम पर एक लड़ाई है, जो काले और गोरे की लड़ाई है, उससे भारत से उसकी तुलना कर देना और ये कह देना कि भारत में भी इस तरह हिंदू, मुस्लिम और सिख के बीच का तनाव है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
राहुल गांधी जी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। कोरोना संकट के बीच लगातार छठे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। बीते 6 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ा। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ में कमी नहीं आई। छठे दिन पेट्रोल की कीमत में 57 पैसे की, जबकि डीजल की कीमत में 59 पैसे की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों ने तेल की कीमतें बढ़ने पर नाराजगी जताई और सरकार से कीमतें कम करने की मांग की। पिछले 6 दिन की बात करें तो 3 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर कंटिन्यूस बढ़ रहा है। गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करना चाहिए। कई लोगों ने तेल की लगातार बढ़ती कीमतों को गलत बताते हुए अपनी मजबूरी भी जताई। देख रहे हैं जी, बढ़ ही रहे, हम तो सह नहीं कर रहे हैं जी, वैसे गलत है ये। दिल्ली की तरह मुंबई में भी तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ दिखी। वहां पहुंचे लोगों ने भी कीमतों का लगातार बढ़ना गलत ठहराया। एक पेट्रोल पंप पर तो वहां के मालिक ने भी लोगों के हक में अपनी बात रखी। ये जाति पब्लिक से हो रही है, हमारे को कुछ नहीं है। अनलॉक 1 के बीच तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही। दिल्ली में लगातार छठे दिन की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 74 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत 72 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई। पिछले 6 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए 31 पैसे की बढ़ोतरी, जबकि डीजल के दाम भी पिछले 6 दिनों में 3 रुपए 42 पैसे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के मुद्दे पर 16 और 17 जून को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। ये बैठक मुख्यमंत्री को 2 हिस्सों में बांटकर होगी। 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे जहां कोरोना की रफ्तार धीमी है या जहां कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट काफी अच्छी है। इन राज्यों में पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड और झारखंड जैसे कई राज्य शामिल हैं। वहीं 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जिन राज्यों में कोरोना की रफ्तार काफी ज्यादा है। 17 जून को पीएम मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। लेबनान की राजधानी बेरूत में मुद्रा में गिरावट पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। वहां महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लोग पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच देश की मुद्रा में भी गिरावट शुरू हो गई, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एक बैंक पर हमला कर दिया। उन्होंने बैंक के शीशे की दीवार को तोड़ दिया। इसके अलावा कई जगहों पर उन्होंने आगजनी भी की। सड़कों पर टायर और लकड़ी के टुकड़े जलाकर प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जताया। It's been unbearable because the situation, the economical situation is a disaster and nobody is doing anything. कोरोना के खतरे के बावजूद इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। उन्होंने कई सड़कों को जाम कर दिया। जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस के साथ सेना को भी बुलाया गया। पुलिस और सेना के जवानों ने मिलकर किसी तरह इस हंगामे को शांत कराया। खबर है कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए सरकार ने आपात बैठक भी बुलाई है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने के बाद अस्पतालों में हो रही बिस्तरों की कमी को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में कई हाउसिंग सोसाइटी आगे आई। उन्होंने कोरोना मरीजों की सहूलियत के लिए कुछ मशीनों के साथ ऑक्सीजन देने के दूसरे इंतजाम भी कर लिए। राजधानी के पश्चिम विहार इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में भी ऐसा किया गया, जहां इलाके में रहने वाले कोरोना मरीजों की मदद के लिए कुछ मशीनों समेत ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई। इनसे सांस लेने में तकलीफ की समस्या को दूर करने की कोशिश की जा सकती है। तीनों चीजें यहाँ की जो फेडरेशन है वो अपनी लोकेलिटी के आसपास के जो लोग जहाँ पर कोरोना पेशेंट्स हैं जिनको सांस की दिक्कत, ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, उसके चलते इन्हें मुफ्त में दिया जा रहा है। इन मशीनों को किसी को भी देने से पहले सैनिटाइज किया जाता है, जिन्हें एक लड़का साफ करता दिखा भी। लोगों की सहूलियत के लिए इन मशीनों को वहां रखने की दलील दी गई। तो उसने हमने ये ऑक्सीजन मशीन प्रोवाइड करवाई है, इसमें कि आप किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो हम उसके घर में ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। ये भी समझाया गया कि कोरोना मरीजों के लिए इन मशीनों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लग में लगा लीजिए, यहाँ पे आप पानी भरेंगे, थोड़ा 1, 2, 3 जितने लीटर पर मिनट चाहिए उससे हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसी तरह दिल्ली के पास यूपी के नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी के 5 कमरों को कोरोना संदिग्धों के लिए तैयार कर दिया गया। यहाँ कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बेड आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेचर भी है, व्हील चेयर भी है। अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर नहीं मिलने की शिकायत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। एम्बुलेंस से गया, उसको एडमिशन होने में दिक्कत हो रही है, काफ़ी देर लग रही है। बस ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण होता है तो हम कुछ समय के लिए हम इन कमरों में उनको जगह दे सकें। गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। हमें एज ए जो रेजिडेंट हैं, एज ए
सिटीजन हैं उनमें हमें आगे आना पड़ेगा। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर प्रशासन से इन कमरों में कोरोना संदिग्धों को रखने की इजाजत नहीं मिली है। मंजूरी मिलते ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में मरीज यहां रखे जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ साईं मंदिर में ज्ञापन देकर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साजिश रचकर सत्ता में आने और लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया और साईं मंदिर में जाकर शिवराज सरकार को बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस नेताओं के साथ कई कार्यकर्ताओं ने एक रैली भी निकाली जो शहर के कई इलाकों से होकर गुजरी। इस रैली में सभी नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के पीछे चलते दिखाई दिए। उनके हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए जिनके जरिए उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। ये रैली शहर भर में घूमने के बाद साईं मंदिर में पहुंची। कांग्रेस ने शिवराज सरकार को सबक सिखाने और कमलनाथ सरकार की वापसी की भी कामना की। ये जो सरकार षड्यंत्र पूर्वक बनी है, जनता की चुनी हुई सरकार के साथ धोखा हुआ है, तो भगवान उन विधायकों को चुनाव में जमानत जब्त कराए। इस रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कोरोना के खतरे का भी ख्याल रखा। सभी के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए और सबने एक दूसरे से दूरी भी बनाए रखी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव पर गहमा गहमी जारी है और लगातार दूसरे दिन जयपुर के उस रिजॉर्ट में कांग्रेस नेता जुटे जहां पर पार्टी के विधायकों को ठहराया गया था, क्योंकि कांग्रेस को आशंका है कि राज्यसभा चुनाव के लिए दूसरा उम्मीदवार खड़ी करने वाली बीजेपी उसके विधायकों को तोड़ सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो खुलकर ये बात कह चुके हैं कि विधायकों को 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और यही वजह रही कि विधायकों के साथ बैठक से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले की जिम्मा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को सौंपा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं टूटेगा। सबने संकल्प एक साथ में सब मिलकर के एक वोट भी राइट लेफ्ट नहीं जाएगा। सब मिलके हमारे दोनों उम्मीदवार जो घोषित है केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी, दोनों सीटें जीतेगी। राजस्थान के अंदर किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। चीन के डोंगोन में 2 सीटों वाला एक मिनी हेलीकॉप्टर बनाया गया। इस हेलीकॉप्टर को बनाने का मकसद गश्त लगाने में पुलिस की मदद करना है, ताकि जिन भीड़ भाड़ वाले और संकरे इलाकों में पुलिस की गाड़ी के लिए घुसना मुश्किल होता है वहां भी उसका पहुंचना आसान हो जाए। अपने ट्रायल के वक्त बिना छत वाला ये मिनी हेलीकॉप्टर 2 लोगों को लेकर आराम से उड़ता नजर आया और तो और ये आसानी से रिवर्स भी हो गया। ये हेलीकॉप्टर रास्ता न भटके इसके लिए इसमें एक स्क्रीन भी लगी नजर आई। इस स्क्रीन पर मैप देखा जा सकता है। इससे होगा ये कि उड़ान भरते वक्त मैप में लोकेशन सेट करने पर हेलीकॉप्टर सीधा मंजिल तक ले जाएगा। इस मिनी हेलीकॉप्टर को बनाने वाले डेली जाओ का दावा यह भी है कि ये मिनी हेलीकॉप्टर आपदा के वक्त बचाव के काम में भी पुलिस का मददगार साबित होगा। डेली जाओ 2 साल पहले उड़ने वाला एक स्कूटर भी बना चुके हैं। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं अर्पिता आर्या। अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।